अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे के पूरे यूटोपिया के आइलैंड के ऊपर एक खतरनाक किस्म का वायरस आउटब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से साइक्लॉप इस बात का ऑर्डर देता है कि वो लोग आइलैंड के ऊपर एक पूरा का पूरा क्वारंटीन लगा रहे हैं ताकि ये वायरस और इंसानों या दूसरे म्यूटेंट्स तक फैल ना सके। लेकिन इसी तरह हमने साथ में देखा कि किस तरीके से एमा फ्रॉस्ट जो है वो किटी प्राइड और फैंटोमैक्स के साथ सेबेस्टियन शो को ठिकाने लगाने के लिए निकली हुई है। तो इसी तरह जब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चली रही थी तो हमारे पास यहाँ पे एक और एंगल आता है जहाँ पे हमने देखा कि सबलाइम कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ अजीब और गरीब केमिकल्स को तैयार करके ऐसा एक्सपेरिमेंट तैयार किया गया है जिसके जरिए वो किसी भी शख्स को किसी भी म्यूटेंट की पावर्स को दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये सारे के सारे म्यूटेंट्स अपने आइलैंड के ऊपर क्वारंटीन के अंदर मौजूद हैं तो सबलाइम अपने इन फेक एक्समैन को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के अंदर लोगों को बचाने का काम कर रहा है। तो अब आगे कहानी की शुरुआत यूटोपिया से होती है जो कि आइलैंड होम ऑफ द एक्समैन है, जहां पे हम देखते हैं कि नेमोर बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किंग ऑफ द सीज को हाथ लगाने की कोशिश करी और ये छोटी मोटी चीज़ों से मेरा कुछ नहीं सही होने वाला है, मुझसे अपने हाथ दूर करो और ये वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेट मी गो वुमेन। तो आपको जैसा कि पता ही है नेमोर का एटीट्यूड, नेमोर का हमेशा से जो कैरेक्टर है वो इसी तरीके का है। लेकिन अब देख रहे हैं कि हम जैसा कि ये वायरस नेमोर के ऊपर भी असर कर रहा है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि नेमोर दरअसल कॉमिक्स के अंदर एक म्यूटेंट भी है। और हम देखते हैं कि नेमोर की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी से पसीने आना शुरू हो चुके हैं। तो यहीं से डॉक्टर कविता बोलती हैं, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि नेमोर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे नेमोर की हालत कुछ ज़्यादा ही सबसे ख़राब लग रही है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि देखो इस वक्त तुम क्वारंटीन के अंदर हो और हम सब भी, और हम इस बात को नहीं जानते कि ये जो पूरा का पूरा वायरस है क्या ये एटलांटियंस के ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं, तो इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं, वरना तुम अपने ही लोगों को एक डेंजर के अंदर डाल सकते हो। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि समर्स तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मुझे यहाँ कंटेन करके नहीं रख सकते हो, मेरे बगैर मेरा पूरा का पूरा किंगडम, वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको हथियाने का इंतजार कर रहे हैं, वो मेरी इस वीकनेस को तलाश कर लेंगे और वो उसको हथियाने की कोशिश करेंगे। तो स्कॉट बोलता है कि अगर तुम वहां पे चले गए तो और भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, अगर वो तुम्हें इस हालत के अंदर देखेंगे जिसके अंदर तुम पहले ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो तो तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें इस हालत में उनके सामने जाना चाहिए? तो नेमोर बोलता है कि मुझे अपने बारे में पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, मुझे अपने बारे में अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वेरी वेल नेमोर जो है तुम्हारी कहने पे यहीं पे आज रुकेगा। और हम देखते हैं कि नेमोर का जो है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो समर्स की बात सुनते हुए अपने आप को यहाँ पे बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि ये देख के तो मैं आखिरकार सरप्राइज क्यों नहीं हुआ हूँ, मतलब नेमोर से ज़्यादा बुरी हालत और किसकी हो सकती है, क्या नेमोर से भी बुरी हालत किसी और की है? तो कविता राव बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि नेमोर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी ऐसे लोग मौजूद है जिसकी नेमोर से भी ज़्यादा बुरी हालत है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ से होप समर्स वगैरह भी मौजूद होती हैं जहाँ पे ये सारे के सारे लोगों को ठीक रखने की, अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो म्यूटेंट्स हैं वो इस वक्त बिस्तर पे आ चुके हैं। तो वहीं से होप पूछती है कि हे लॉरी तुम बताओ कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? तो वहीं से कहती है कि वेल मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं म्यूटेंट बनी और मेरे म्यूटेंट बनते ही ये सारी की सारी बीमारी हमारे ऊपर कैसे आ गई हैं। मुझे लगता है कि मेरी शायद किस्मत ही ख़राब है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ हम सबको वहाँ सफ़र ही करना पड़ता है। लेकिन वहीं से आइडियो कौन को बोलती है कि चलो बहादुर बनने की कोशिश करो, ये सारी की सारी सिकनेस मेरी सिस्टर के ऊपर भी आ चुकी है लेकिन वो तुम्हारी तरह इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत तो तुमसे भी कहीं ज़्यादा ख़राब थी। तो वहीं से लॉरी पूछती है अच्छा तो बताओ कि अब वो कैसी है, क्या वो ठीक हो गई है? तो कहती है कि नहीं नहीं वो तो मर चुकी है, लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है। तो वहीं से वो बोलती है कि आईडी प्लीज़ क्या तुम अपना मुंह बंद करके रखोगी यहाँ पे? और वहीं से डॉक्टर कविता बोलती है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी और बदतरीन खबर है हमारे लिए वो ये है कि ये पूरा का पूरे वायरस के जो पूरे के पूरे सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है डेवलप हो रहे हैं। अभी अभी तुम जो उस नीली लड़की को देखते हुए आ रहे हो 2 घंटे पहले तक उसके पास कोई भी सिम्टम कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन 2 घंटों के अंदर उसको ये वायरस लगा है और उसके अंदर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो अब चल फिरने के भी काबिल नहीं रह रही है। स्कॉट बोलता है कि यही सब देख के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और एक तरह का मैजिक फील हो रहा है कि मुझे अभी तक ये पूरा का पूरा वायरस क्यों नहीं लगा, मुझे भी यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे से तो ऊपर हो ही चुके हैं ना। तो वहीं से कविता बोलती है कि एग्जैक्टली हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या फिर किस बायोलॉजी को जो है सबसे इससे ज़्यादा खतरा है। तो स्कॉट बोलता है कि प्लीज़ क्या आप इस बात को थोड़ा सा शुगर कोट करके पेश नहीं कर सकती हैं डॉक्टर राव? तो कहती हैं ओके मैं तुम्हें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी तक ये पूरा का पूरा वायरस होमो सुपीरियर से होमो सेपियंस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो उसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक रहने वाली हूँ और अभी तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो वहीं से स्कॉट बोलता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और है जो आप मुझे दिखाना चाहती हैं? तो वहीं से कविता दरवाज़ा खोलती हुई कहती है कि श्योर मैं तुम्हें अपना वर्स्ट पेशेंट से मिलाती हूँ।
और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि लोगन यानी कि वुल्वरीन जो है वो बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वो एक तरह के आईसीयू के अंदर पहुंच चुका है। और डॉक्टर कविता बोलती है कि लोगन को ये वायरस तकरीबन 2 बार लग चुका है। एक बार पहले भी वो इससे इनकाउंटर कर चुका है और जिंदा बच गया था, लेकिन इस बार इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके पूरे ब्लड के अंदर पॉइजन आना शुरू हो चुका है। तो स्कॉट बोलता है कि ब्लड पॉइजनिंग, लेकिन वो किस वजह से हो रही है। तो वहीं से कविता राव बोलती है कि एडेमेंटियम एक ऐसा मेटल नहीं है जिसको इंसानों के अंदर डालने के लिए बनाया गया था। उसका हीलिंग फैक्टर क्योंकि अब उससे छीन लिया गया है, तो उसके अंदर का एडेमेंटियम जो है वो बेसिकली उसको ब्लड को पॉइजन कर रहा है और वुल्वरीन मरते ही जा रहा है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरी खबर है, तो बताओ कि हम इस सबको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर कविता बोलती है कि हमसे जो हो पा रहा है हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नीटो जो है उसके ब्लड को साफ रखने की कोशिश कर रहा है सारे के सारे मेटल से, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। वो हर थोड़ी देर में यहाँ पे आके चक्कर लगाता है। और अब जैसा कि मैग्नीटो के अंदर भी वायरस के सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो वो भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और शायद कुछ देर में उसकी पावर्स गायब भी हो जाएं। जेफरी ने यहाँ पे एक तरह की डायलिसिस मशीन को बनाया जिसके जरिए वुल्वरीन के ब्लड को बार बार चेंज करके अनपॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इससे वुल्वरीन को थोड़ा सा जिंदा रहने का वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो उससे कनेक्टेड रहेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सारी की सारी मशीनें हमने जिसके अंदर लगाई हुई हैं वो वुल्वरीन है। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो सारी की सारी चीज़ें उखाड़ के फेंकना शुरू कर देता है। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि लोगन स्टैंड डाउन, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं से लोगन उठता है और बोलता है मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे चाइना टाउन जाना होगा, उन लोगों को मेरी जरूरत है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि चाइना टाउन, आखिरकार वहां पे ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं से कविता राव बोलती है कि हमें कुछ टाइम पहले एक कॉल रिसीव हुई थी जिसके अंदर कुछ लोगों ने बताया कि वहां पे कुछ अजीब व गरीब चीजें चल रही हैं और वुल्वरीन का वहां पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे वुल्वरीन की जो हालत है वो यहाँ पे कहीं भी जाने के किसी भी काबिल नहीं है और प्लस एडामेंटियम पॉइजनिंग वो वर्ष पे वर्ष होते जा रही है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि देखो तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है लोगन और तुम इस वक्त एक इन्फेक्शन से भरे पड़े हो, तो क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम वहाँ पे जाओ और लोगों की जानों को भी खतरे में डाल दो। लेकिन लोगन चिल्लाता और कहता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, मुझे जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि लोगन उठ के अपने क्लॉज निकालने लगता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो बेसिकली अपने क्लॉज को बाहर निकाले और कहता है कि स्लिम स्कॉट मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, कोई शख्स चाइना टाउन के अंदर पहुंच चुका है और उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के सारे लोग वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। मगर मैं इस पूरी की पूरी फीलिंग से डील नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पावरलेस हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूँ। लेकिन वहीं से स्कॉट अपना चश्मा उतार के साफ करता और कहता है तुम्हें सिर्फ इस वक्त जिंदा रहने की जरूरत है और कुछ नहीं लोगन, तुम चुपचाप इस बेड के अंदर पड़े रहो और चाइना टाउन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं निपट लूंगा। और उसी तरह हम यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली एक्समैन की टीम यहाँ पे पहुंचती है, यानी कि ओरिजिनल एक्समैन यानी कि पिक्सी, एंजल, स्टॉर्म जो कि यहाँ पे अपनी नई एक्समैन की टीम बना रहे थे। और जैसा कि अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक फेक एक्समैन की टीम होके गई है, तो स्कॉट उनके बारे में ही पूछ रहा है। तो वॉरेन बताता है कि हम लोग जितनी जल्दी यहाँ पे हो सकता था आने की कोशिश करी, लेकिन हमारे आने से पहले वो सब गायब हो चुके हैं और लोगों के मुताबिक वो कुछ हमारी तरह ही दिखने वाले लोग थे जिनके पास एक्समैन जैसी पावर्स थी। और हमें पता चला कि इनकी टीम के अंदर एक तरह का टेलीपैथ भी मौजूद था जो उनकी मदद कर रहा था। जहाँ तक मेरा अंदाजा है एमा जो है क्वारंटीन के अंदर कैद नहीं है, तो क्या तुम उसको यहाँ पे भेज सकते हो। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ वो इस आइलैंड के ऊपर तो नहीं है, लेकिन वो किटी प्राइड के साथ कहीं है और मुझे उसके बारे में नहीं पता, और फैंटम एक्समैन के साथ है। तो एंजल बोलता है क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ वो तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि मुझे अब उनकी फिक्र कम और दूसरी चीज़ों की ज़्यादा हो रही है। तो एंजल बोलता है कि चलो तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं स्कॉट, यहाँ पे जो कुछ भी उसको मैं अच्छे तरीके से संभाल ही लूँगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से सबलाइम कॉर्पोरेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनका एक सीक्रेट ऑफिस बना हुआ है और हम देखते हैं कि लोब यानी कि सबलाइम कॉर्पोरेशन का जो CEO है वो यहाँ पे पूरी की पूरी जो सेलिब्रेशन कर रहा है अपने सारे के सारे एक्समैन के साथ, और एक तरह से उसने अपने सारे के सारे एक्समैन को एक तरह का हीरो बना दिया है। लेकिन वहीं से वो बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली उसने इन सारे के सारे लोगों को अपने उस पूरे की पूरी डोज का आदी बना दिया है और अब वो क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं तो वो इस डोज को बार बार खरीदते रहेंगे और इस तरह वो पैसा बनाता रहेगा। लेकिन इसी तरह वो अपने टेलीकॉम के ऊपर बोलता है कि बेटी जैसे ही सारी की सारी बैंक रॉबरी की फुटेज तैयार हो जाए उसको फ़ौरन से रिलीज़ कर देना। मैं चाहता हूँ कि हमारे एक्समैन हर तरफ सारे के सारे सोशल मीडियाज़ और नेटवर्क्स के ऊपर छा जाएँ, क्योंकि हम लोग कल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और उससे पहले हमारा मशहूर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से केट के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बेसिकली सुपर ह्यूमन PR स्पेशलिस्ट है, जो कि एक्समैन की सारी PR बनाने का काम करती है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और वो बताती है कि इस वक्त लोगों के दिमाग में यह ख्याल ज़रूर आएगा कि किस तरीके से तुम्हारे पूरे के पूरे आइलैंड को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए ताकि फसाद की जड़ी खत्म हो जाए। लेकिन अभी के लिए हमने उन सारे के सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया है और जिस तरीके से तुमने फ़ौरन से क्वारंटीन लगा दिया तो ये एक बहुत ही अच्छा गेस्चर है। इसको देख के लोग समझ रहे हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन ये गेस्चर अभी के लिए काफ़ी है मगर बात के लिए नहीं। अगर हमें उन लोगों को ठंडा रखना है और इंसानों को विश्वास दिलाना है कि ये वायरस सिर्फ म्यूटेंट्स के अंदर और इंसानों के अंदर नहीं है, तो हमें इससे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है जिसको
इसको हम प्रूव कर सकें। तुम जानते हो ना कि ये पैनिक जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं बल्कि एक म्यूटेंट फ्लू है, और तुम जानते हो कि म्यूटेंट्स के बारे में लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि ये तो बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि अभी तक कोई भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन का कोई भी केस सामने नहीं आया है, तो वो लोग इतना ज़्यादा स्पेक्टिकल कैसे हो सकते हैं। तो वहीं से डॉक्टर कविता राव बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, सो फार अभी तक तो कोई यहाँ पे केस नहीं आया है। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं, क्या तुम्हें हमेशा से इस तरह बीच में टांग अड़ाने की जरूरत है? सो फार वाली मतलब सो फार से तुम्हारा क्या मतलब है? जब कोई केस सामने नहीं आया है तो उसका मतलब कि ये नहीं फैलेगा ना। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि राव नेमेसिस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वक्त काम डाउन करो और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कुछ सोचने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम दुनिया को ये बता सकें कि ये पूरा का पूरा वायरस सिर्फ म्यूटेंट्स के अंदर ही है और इंसानों के अंदर नहीं फैलेगा। हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग कोई और एक्शन लेने का सोचें। और क्या प्लीज मुझे कोई यहाँ पे टिश्यू पास कर सकता है? उसी तरह देखते हैं कि डॉक्टर कविता राव अपनी लैब के अंदर आती हैं और सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सोच रही होती हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मतलब ये सारा का सारा वायरस सारे के सारे म्यूटेंट्स के ऊपर अब तक असर कर चुका है और कविता राव इन सारे के सारे म्यूटेंट्स के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली सारी की सारी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कविता राव इस पूरे के पूरे वायरस का एक इंजेक्शन तैयार करती हैं और अपनी ही गर्दन में लगा लेती हैं और कहती हैं कि अगर इतने ज़्यादा डोज से भी मुझे कुछ ना हुआ तो उसका मतलब ये है कि इंसानों के बीच ये पूरा का पूरा वायरस कभी नहीं फैलेगा, और उस बात को प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो इस इंजेक्शन को लेके अपनी गर्दन के अंदर ही इंजेक्ट कर लेती हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं दोबारा से चाइना टाउन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वही कलेक्टिव नाम का जो आदमी है यहाँ पे आज किसी और से भी भत्ता लेने के लिए आया है। लेकिन वहीं पे कुछ आदमी बाहर निकल कर आते हैं डंडे वंडे लेके और कहते हैं, क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है कि हम तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचने वाले हैं और हम यहाँ पे 5 है जो तुम्हें कचुम्बर बना कर रख देंगे, और तुम सिर्फ 5 हो, लेकिन तुमने शायद नोटिस नहीं करा कि हम यहाँ पे 10 बंदों को लेकर आए हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि कलेक्टिव अगले पल अपने आप को एक बॉडी के अंदर मर्ज करता है और कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला हूँ और मेरे अकेले के अंदर 5 लोगों की स्ट्रेंथ मौजूद है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को अकेले ही पीटना शुरू करता है। लेकिन इतनी देर में पिक्सी वगैरह यहाँ पे पहुँचते हैं और वो देख रही होती हैं कि जिस तरीके से स्कॉट ने उनको बताया था एक बंदे का उनको पीछा करना है, जैसा कि वुल्वरीन ने उनको टिप दी थी, तो वो इनके पीछे लग चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहीं से पिक्सी चिल्लाती है, हे बस करो ये लड़ाई झगड़ा, ये कितना ज़्यादा रूड है, ये तो हमारी बात भी नहीं सुन रहा। तो डेजलर बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इसकी टेंशन को ग्रैब करूं? लेकिन वहीं से स्टॉर्म आती और कहती है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये काम तो मेरा होना चाहिए ना, सारी की सारी रूडनेस को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। और अगले पल हम देखें स्टॉर्म वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का बिजली का झटका उस पूरे के पूरे आदमी के ऊपर गिराती है और कहती है, पे अटेंशन लिटिल मैन। और इसी तरह वो सारे के सारे एक्समैन यहाँ पे कलेक्टिव से मुकाबला करने के लिए पहुँचते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब आसमान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की बिजली गड़क रही होती है तो यहाँ पे सबलाइम के जो एक्समैन होते हैं वो भी ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये कुछ नेचुरल नहीं हो रहा है। और वहीं से वो जो एंजल जैसी लड़की वो कहती है, मेरे ख्याल से ये थॉर है। तो वहीं से जीन ग्रे जैसी जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, आई होप कि ये स्टॉर्म हो। वहीं से आइसमैन बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रो है, लेकिन बीस्ट वाला बोलता है कि ये इलेक्ट्रो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो वेदर को कंट्रोल नहीं करता। और अगले बार हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो एक्समैन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह के एक्समैन के जो है फ़ैन गर्ल और फ़ैन बॉयज़ हैं और ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त उनको अपने जलवे भी दिखाने, तो वो इसलिए पूरी की पूरी फाइट के अंदर इंटरप्ट करने की सोच रहे हैं। और उसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा से चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंटोमैक्स के जहाज़ को लेकर वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो किटी प्राइड बोलती है, क्या हम इसी तरह यहाँ से वहाँ घूमने वाले हैं या फिर तुम मुझे बताओगी एमा कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें इसको मारने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। तो एमा बोलती है कि तुम्हें इस बात को समझना होगा उसके अपने तरीके से कि ये एक बहुत ही अच्छा टीचर था, ये अभी भी एक अच्छा टीचर है, लेकिन उस तरह का अच्छा टीचर नहीं जिस तरह का तुम्हें एक अच्छा टीचर लगता है। तो किटी प्राइड बोलती है कि वो प्लीज़ ये सारी की सारी जो है फॉर्चून कुकी वाली बातें मुझसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारा सीक्रेट ओरिजिन नहीं जानने वाली हूँ या फिर विलन स्टोरी जानने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। तो किटी प्राइड बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात को तो जानना ही होगा, तुम्हें जानना होगा कि आखिरकार ये कौन है, तुम्हें इसको समझना होगा, और जब तुम इसको समझोगी तो तब जाके ही तुम मुझे समझ पाओगी। तो किटी प्राइड बोलती है, क्या वाकई में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं? तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली किटी प्राइड जो है वो यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ को जगाती है और सेबेस्टियन बोलता है, हेलो एमा, हेलो कैथरीन, हेलो रेडिकुलसली अटाइड बी मास्क्ड फॉब, हेलो अजीब व गरीब कपड़ों में बैठे हुए आदमी। हम देखते हैं कि वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है, देखो जरा कह भी कौन रहा है जिसकी इस दुनिया के अंदर सबसे छोटी पोनी टेल है। ओ, और मुझे लग रहा है कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही काम नहीं बैठा हुआ। तो सेबेस्टियन बोलता है कि मुझे परवाह करने के बारे में क्या ज़रूरत है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे परवाह करनी चाहिए? तो एमा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इन दोनों को हम दोनों के बारे में, तुम्हारे बारे में बताया जाए कि तुम कौन हो। तो वहीं से सेबेस्टियन बोलता है, क्या हमारे पास इतना वक्त मौजूद है? तो एमा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इनको रेबेका के बारे में बताओ, तुम इनको एना के बारे में बताओ। तो वहीं से सेबेस्टियन हंसते हुए बोलता है, हाँ रेबेका और एना, मैं तो ऑलमोस्ट उन दोनों को भूल ही गया था। जब ये छोटी सी मिस फ्रॉस्ट हमारे हेलफायर क्लब के अंदर आई थी तो उन्होंने एज अ डांसर शुरुआत करी थी, लेकिन इन दी एंड वो वहाँ की वाइट क्वीन बन गई। लेकिन इस सब के बीच ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो कि लोगों को नहीं पता है। और इसी तरह हम यहाँ पे पुराने फ्लैशबैक के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे नई आई थी एक डांसर की तरह, तो उसके साथ यहाँ पे 2 और डांसर्स मौजूद थी, जिसमें से एक का नाम रेबेका था, एक का नाम एना था।
और हमें बताती है एमा और शॉ दोनों मिलकर इस कहानी को कि किस तरीके से एमा जो है उनकी काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और वो सारे के सारे काम एक साथ किया करते थे। लेकिन एक दिन सेबेस्टियन शॉ ने एमा फ्रॉस्ट को एक ऐसी चॉइस दी जो कि उसको उसी वक्त लेनी थी, और वो चॉइस कुछ इस तरीके से थी जहाँ पे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन शॉ से पूछता है डिनर के ऊपर, क्या तुम मेरी क्वीन बनना चाहोगी? और सेबेस्टियन बोलता है कि ये बात सुन के एमा फौरन से वहाँ पे मुस्कुराए और उसको ऐसा लगने लगा कि वो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आई थी शायद अब वो चीज़ उसको मिलने वाली है। जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहती थी अब उसके बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन उसकी पूरी की पूरी खुशी के अंदर मैंने उसको वो बात बताई जो कि वो शायद कभी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने उसको बताया कि इस सब की कीमत है इस चॉइस की, और मैंने एमा को ये चॉइस दी कि तुम्हें एना और रेबेका में से किसी एक को चुनना होगा और कोई एक मरेगी। और वहीं से एमा बोलती कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, हम लोग एक साथ मेकअप शेयर किया करते थे, हम लोग एक साथ कपड़े शेयर किया करते थे, मुझे हर दुख और खुशी में उन दोनों का साथ मिला करता था, हम लोग बिल्कुल ऐसे थे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। लेकिन हम इस बात को भी जानते थे कि हमारे बीच एक तरह की राइवलरी मौजूद है, एक ना एक दिन हम में से किसी एक को ऊपर उठना पड़ेगा और बाकियों को नीचे जाना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, यहाँ पे सेबेस्टियन मुझे चेक करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए मैं इस बात का आंसर जानती थी। और इसी तरह एमा इस बात का जवाब देती कि फ्रैंकली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसको चुनूं और किसको ना चुनूं, मुझे बस अपने आप से फर्क पड़ता है। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही एमा ये जवाब देती तो वहीं पे सेबेस्टियन शॉ बेसिकली उसकी दोनों की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को यानी रेबेका और एना उनको अपने हाथों से लिटरली कुचल कुचल के मार देता है। और एमा बोलती कि उस वक्त मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था और ना ही मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं जो हूँ वाइट क्वीन बनने के लिए जा रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थी। जितना ज़्यादा सेबेस्टियन एक विलन है शायद उतनी ही ज़्यादा मैं भी एक विलन हूँ, और इस सब के अंदर सेबेस्टियन शॉ ही है जो कि मुझे घसीटते हुए लेकर आया। और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस वजह से सेबेस्टियन शॉ जो है एक खतरनाक किस्म का विलन माना जाता है, क्योंकि उसका दिमाग लिटरली ख़राब है। लेकिन एमा अपनी बात को सुनाई यही होती है। अगले पल हम देखते हैं कि जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है और बेसिकली सेबेस्टियन शॉ को नीचे फेंक दिया जाता है और फैंटोम एक्स बोलता है ओप्स, लगता है कि मुझसे गलती हो गई। तो वहीं से एमा चिल्लाती और कहती है क्या तुम्हें इस वक्त कोई अंदाज़ा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? तो वहीं से फैंटोम एक्स बोलता है कि प्लीज़ अब इतना भी ज़्यादा शॉक में होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम क्या अगले 6 घंटे तक खड़े होकर मुझे पूरी की पूरी स्टोरी सुना के बोर करने वाली थी, और मुझे समझ में आ गया था कि तुम ये बहुत जल्द करने ही वाली हो वैसे भी। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली सेबेस्टियन शॉ यहाँ पे उतनी ऊंचाई से गिरता है सीधा नीचे एक पहाड़ी के अंदर, और हम देखते हैं कि वहाँ से सेबेस्टियन शॉ गिर के मरा नहीं बल्कि वो उड़ गया होता है। और तब जाके मैं बताया जा रहा होता है कि सेबेस्टियन शॉ जो एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पावर्स हैं, और अभी इतनी ज़्यादा ऊंचाई से उसको जब नीचे ज़मीन के ऊपर फेंका है तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सेबेस्टियन शॉ ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। यानी कि फैंटोम एक्स समझ रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिर के सेबेस्टियन शॉ मर जाएगा, बल्कि उसका उल्टा ही हो चुका है, अब वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। टू बी कंटिन्यूड।